हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में हमारा लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर में सबसे अंतिम जो टॉपिक चल रहा था हमारा चल रहा था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज इसकी मैंने आपको थ्योरी आपको कंप्लीट बता दी थी, और लगभग हमारे सारे के सारे कोऑर्डिनेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सारे हमारे कोऑर्डिनेटर हमने पढ़ चुके हैं, और सबके लगभग एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम साथ के साथ कर भी रहे थे ताकि आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिलहाल तो हमारा मोटिव यही है कि इसकी पहले थ्योरी पढ़ी जाए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन साथ के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं आपको साथ इसलिए कराता रहता हूँ ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, हमारा जो पिछला जो लास्ट लेटेस्ट जो टॉपिक था हमारा था समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो उसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी। तो आइए आज हम पहले इसके 3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा ज्योमेट्री में, सर्किल। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसका डायगोनल दिया गया है BD बराबर 15, हाइट दी गई है 9। तो इसका एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपसे एक ट्रेपेजियम दिया गया है और इसमें क्या रखा है, आपसे इसमें क्या रखा है कि AB पैरेलल CD है। AB पैरेलल CD है, तो मतलब हमारा जो ट्रेपेजियम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हमारा AB है और ये हमारा CD इस तरह बना लो आप। ये हमारा हो गया C और ये D। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे कहा गया है यहाँ पे कि BD बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे BD बराबर दिया गया है इसमें 15। BD बराबर दिया गया है आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है आपको 9 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे एरिया ABCD ट्रेपेजियम का एरिया आपको ज्ञात करना है। लेकिन साथ के साथ आपको दिया गया है यहाँ पे कि जो ABCD है वो क्या है आपका, यहाँ पे ABCD आपका यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। आपसे कहा गया है कि जो यहाँ पे ABCD है और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि AD और BC दोनों की हाइट क्या है, यहाँ पे बराबर है। AD और BC दोनों का हाइट क्या है, यहाँ पे बराबर है। और BD बराबर दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है आपको 9 सेंटीमीटर। हमको ये इसका एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एरिया जैसे हमको फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले इसकी हाइट ले लेता हूँ। ये क्या है, इसकी हाइट है, और माना कि ये M पॉइंट है और ये क्या आपका N पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइट कितनी दी गई है आपको, 9। ये हाइट आपको 9 दी गई है। तो अब मुझे बताइए इसका एरिया आपको निकालना है ABCD ट्रेपेजियम का। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो एक बार आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और फिर खुद करना, और बाकी तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको इसका एरिया निकालना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि आपको दिया गया है कि AD और BC समद्विबाहु समलंब में दो भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। जब ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो मुझे बताइए कि मैं जैसे बात करता हूँ पे ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल BNC, AMD और BNC, इनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो मुझे बताइए यहाँ पे जैसे इसका AD और इसका BC दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कि ये कोण और ये कोण, एंगल A और एंगल B, ये दोनों भी क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। एक नया ही पॉइंट पढ़ा था हमने लेटेस्ट वीडियो में। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं।
दूसरा आपको पता है कि एम डी और इसका सी एन दोनों की हाइट क्या है, दोनों की बराबर है। तो यहाँ पे एम डी और यहाँ पे सी एन ये दोनों की आपके यहाँ पे बराबर है। तो मुझे बताइए एस ए और एस एस से क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो जाएंगे? जब ये दोनों आपस में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मैं इस ट्रायंगल को मिटाकर यहाँ से उठाकर इसको यहाँ चिपका देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया, देखो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और मैंने इसको चिपका दिया यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया। तो मुझे बताइए यहाँ पे जैसे मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट तो क्या आ गया मेरे यहाँ पे, जैसे उसको उठा के ले गया था मैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया मेरा ए पॉइंट हो गया। और ये मेरा पॉइंट क्या हो गया मेरे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया मेरे यहाँ पे एम, और ये आपका डी यहाँ पे है, ये हो गया आपका। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया यहाँ पे, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, ये क्या बन गया मेरा पूरा पूरा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। जैसे रेक्टेंगल बन गया तो मुझे पता है कि ये कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, बी डी दे रखा है आपको 15। तो बी डी दे रखा है आपको यहाँ पे 15, ये दे रखा है आपको कितना दे रखा है 9। तो ये 9 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। ये क्योंकि क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे ट्रायंगल एम डी की, तो इसमें बताइए मुझे, ये तो क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया आपका लंब मान लो, क्या आधार मान लो, लंब मान लेता हूँ, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। तो मुझे पता है कि 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा आपका बी एम का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ से बी एम निकल के कितना आ जाएगा, मेरे यहाँ से निकल के बी एम आ जाएगा मेरा 12। तो बी एम आ जाएगा मेरा 12। तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट टोटल कितनी आ गई मेरी, यहाँ पे 12 आ गई। और मुझे पता है पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो 12 इसका आधार है, बेस है, हाइट इसकी 9 है। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा आधार गुना हाइट, कितना आ जाएगा आपका 12 गुना 9 बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। समझ में नहीं आया तो एक और वापस इसको करना, और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 120 स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है यहाँ पे कि ए बी सी डी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, जिसका आपको बीडी कितना एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है इसका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखी है इसकी, कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको इसको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका क्या ज्ञात करना है, डायगोनल ज्ञात करना है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो डायगोनल होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। आइसो ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ये आपका ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया आपका डी, और मिला देते हैं इनको यहाँ पे। ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पे
आपको पता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों डायग्राम क्या होंगे इसके, ये दोनों लाइन क्या होंगी इनकी, बराबर होगी, दोनों लाइन बराबर होगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है इसकी 8, तो ये इसकी 8 हाइट होगी, 8 हाइट होगी। ये एम पॉइंट हो गया और ये आपका एन पॉइंट हो गया। तो वही पिछले सवाल की तरह आपको पता है कि यहाँ पे ट्रायंगल ए एम और डी, और यहाँ पे ट्रायंगल बी एन और सी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों होंगे, एस ए एस से सिमिलर हो जाएंगे। आपको पता है ये भुजा दोनों की बराबर है, इस ट्रायंगल की ये भुजा और इस ट्रायंगल की ये भुजा दोनों बराबर है, और ये एंगल दोनों बराबर है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ से, इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के और कहाँ चिपका देता हूँ, इधर चिपका देता हूँ। तो मैंने इसको जैसे उठा के यहाँ पे इसको चिपका दिया, इसको यहाँ चिपका देता हूँ। अब चिपका दिया तो ये आपका ए पॉइंट आ जाएगा, ये आपका एम पॉइंट आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे डी पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह से मेरा ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। मेरा क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बन गया मेरे, ये आयत बन गया। क्या बन गया मेरे यहाँ पे, ये आयत बन गया। तो देखिए आयत बन गया जिसका एरिया कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ पे 120 दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है इसका मेरे को 120। और एरिया क्या होता है आपका आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका बी एम, बेस कितना है इसका बी एम गुना में हाइट कितनी इसकी 8, ये 8 है। तो बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पे, बी एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पे 15। तो बी एम की वैल्यू मेरी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो बी एम की वैल्यू जैसी मेरे यहाँ 15 सेंटीमीटर आएगी, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इसका डायगोनल, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है 15 ये है, 8 ये है, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 289। और 289 क्या होता है आपका 17 का स्क्वायर होता है। तो इसकी डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 17। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन ट्रेपेजियम का। फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, सर्किल। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ABCD आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसमें कह रहा है आपसे ये कि AB पैरेलल टू CD और AB बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 2CD दे रखा है, ठीक है ना। अगला आगे कह रहा है इसमें कि इनके डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद दे रखा है कि एरिया ट्रायंगल AOB कितना दे रखा है आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है एरिया ट्रायंगल COD, ये पूछा आपसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए, जैसे ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया आपका ABC और D, ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। और इसमें AB पैरेलल टू CD दे रखा है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे AB बराबर कितना दे रखा है आपको 2CD, मतलब अगर CD आपका 1 है तो AB कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनकी डायगोनल आपस में O पॉइंट पे काटते हैं, ये आपका O पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि AOB, जो ये AOB है ये कितना आपका 84 है, तो ये वाला एरिया कितना है ये पूछा आपसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे बताइए कि ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है उनको एक ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा उनको काटती है,
तो इस तरह से आपके एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बनते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी तरह से ये वाला एंगल अगर मानो बीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी की और ट्रायंगल COD, इन दोनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मुझे पता है एंगल C और ये एंगल A दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से एंगल B और एंगल D दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दो बराबर हो गए। इसके बाद आपको पता है कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष भूमि कोण। तो एंगल O बराबर एंगल O, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ट्रिपल ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल आपके ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आपको पता है कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनका साइड का रेशो 1/2 दे रखा है। इसकी साइड आपकी 1 दे रखी है, इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है। तो एरिया का रेशो भी कितना होगा आपका 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 4 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको AOB ये कितना दे रखा था, आपको 84 दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है आपको 84 दे रखा है, ये तो दिया गया है। तो 21 से गुना, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 21 से गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 21। तो आपको पता है जब ये आपको 84 दे रखा है और 84 मतलब 4 से 84 तक पहुंचोगे तो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके और साइड का रेशो उनके साइड का स्क्वायर का रेशो उनके एरिया का रेशो होता है, इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, इस तरह से तो था हमारा ट्रेपेजियम के 3 क्वेश्चन कराए ताकि आपको ट्रेपेजियम की थ्योरी समझ में आ जाए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपको कोई दिक्कत है। और इससे पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए सबके थोड़े थोड़े से कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है सर्किल। जैसे ही नया टॉपिक सर्किल आपका खत्म होगा उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलीगन। और जैसे जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट करता है सर्किल। तो देखिए यहाँ पे सर्किल के बारे में आप सब लोग जानते हो कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल में जैसे आपका माना कि ये कोई पॉइंट है O, ये आपका एक पॉइंट O है। इस पॉइंट के इस तरफ समान दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, समान दूरी पे अगर मैं इसका लोकस देखूं, इसका बिंदु पथ देखूं और उस बिंदु पथ को मैं प्लेन में ड्रॉ करूं, एक समतल पे इसको ड्रॉ करूं, तो मेरे सामने सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये आपके एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। इस बिंदु O, ये जो केंद्र बिंदु दे रखा है, ये आपको कोई बिंदु दे रखा है। इस बिंदु के सभी दिशाओं में सभी तरफ समान दूरी पर अगर इसका लोकस बिंदु पथ का अगर मैं एक प्लेन में ड्रॉ करूं तो मेरे सामने एक सर्कल बनकर तैयार होता है। तो ये आपका वृत्त होता है, इसको बोलते हैं हम सर्किल। और इस सर्किल की जो चारों तरफ ये जो दे रखी है, जैसा अगर आप यहाँ से जाओगे और वापस इस तरफ ही आ जाओगे तो जो इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री दे रखी है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं ज्योमेट्री की भाषा में परिधि या सर्कमफेरेंस। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका सर्कमफेरेंस पहली चीज। दूसरा, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंटर, केंद्र बिंदु। इस सर्कमफेरेंस से इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये कहलाती है हमारी रेडियस, त्रिज्या। इसके बाद अगर मैं इस सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देता हूं, तो ये कहलाता है मेरा जोड़ या जीवा।
किसी भी सर्कल की मैक्सिमम चौड़ या मैक्सिमम जीवा उस सर्कल की व्यास कहलाती है। अगर आप इस तरह से कह सकते हो कि यदि किसी सर्कल की चौड़ या जीवा उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, तो वो मेरा उस सर्कल का व्यास डायमीटर कहलाता है। ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होता है आपका, डायमीटर की बात करूँ मैं तो 2 गुना इस रेडियस को मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो रेडियस का दुगुना क्या कहलाता है, मेरा डायमीटर डी कहलाता है। आगे जैसे मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये अगर कोई लाइन बाहर से इस सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को से होकर गुजरे, सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकले, तो ये लाइन कहलाती है मेरी यहाँ पे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल की सिर्फ एक ही होती है, जो उसके सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करती जाती है, वो एक से ज़्यादा किसी पॉइंट से टच कर ही नहीं सकती। तो एक सर्कल की सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। इसके बाद अगर मान लो कोई लाइन इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को से क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाए, जैसे ये ए बी है और आपने देखा कि ये ए बी इन दोनों पॉइंट से होते हुए बाहर निकल जाती है, तो ये ए बी ये कहलाती है मेरी सेकेंड छेदन रेखा। देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड होता है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। ये आपका जो आपने सेक थीटा पढ़ा है ना, ये सेक थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये वही होता है। अगर सर्कल की भाषा में देखें तो ये सर्कल के 2 बिंदुओं से होकर बाहर निकलती तरफ जाती है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो ये सेकेंड आपका सेक थीटा होता है। और सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार, या आप बोल सकते हो इसको हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बटे बेस, ये आपका सेक थीटा होता है, और सर्कल में इसे बोलते हैं हम सेकेंड। तो ये सेकेंड यही आपका सेक थीटा है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया। चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका चौड़ होती है, जीवा होती है, जैसे ये कोई एरिया, ये नीचे एरिया एक बनता है, एक पर्टिकुलर एरिया बनता है, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, खंड। या फिर आप ये मान के चलो कि इस एरिया को मैं बोल देता हूं माइनर सेगमेंट, लघु खंड। इसी तरह से मेरा जो ये ऊपर वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलता हूं मैं मेजर सेगमेंट, दीर्घ खंड। ये माइनर सेगमेंट होता है और मेजर सेगमेंट होता है। अगर आप इन दोनों को एक साथ बोलते हो तो हम बोलेंगे इनको आपस में अल्टरनेट सेगमेंट। इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा और इसका अल्टरनेट सेगमेंट आपका ये होगा। तो इस तरह से इसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें, और आगे इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। एक आपने सर्कल में पढ़ा होगा एक टॉपिक, आर्क, चाप। क्या होता है चाप? आपने बचपन में 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि वो प्रकार ले लेते तो उसके अंदर पेंसिल घुसाते थे और फिर प्रकार की नोक का रस्टर में कहीं भी रख के उस पेंसिल से एक चाप बनाते थे। आप भाई ऐसे बनाते थे ना, जैसे आपने मान लो यहाँ पर प्रकार की नोक रख दी और इससे ऐसे चाप बना दिया, बनाते थे ना चाप आप। जैसे कि ये लाइन है, मैंने यहाँ से चाप लिया, इस तरह से मेरा एक चाप बन गया, और यहाँ से एक लाइन लिया मैंने और यहाँ से मेरा इस तरह से दूसरा चाप बन गया, और ये मैंने मिला के ट्रायंगल बना दिया। तो ये चाप कहलाता था, वही आपका आर्क है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि माना कि मैंने यहाँ से आर्क, मैंने यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया, ये आर्क, ये मेरा आर्क है एक, और इस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है ये O है। मतलब मैंने यहाँ से प्रकार की नोक रखी और यहाँ से इस तरह से मैंने इसका एक आर्क बना दिया।
आर्क बना दिया, और इस सेंटर पॉइंट से जब आर्क का ये पॉइंट मिलाया और ये पॉइंट मिलाया, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे मैं इस आर्क को आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो मेरा इस तरह से एक वृत्त बनकर तैयार हो जाता है, इस तरह से ये। तो ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। तो मुझे पता है OA और OB ये दोनों क्या आपके यहाँ पे रेडियस है। OA और OB क्या आपकी रेडियस है। और मैं AB को क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी AB है ये क्या आपका यहाँ पे ये AB, ये मेरा क्या है यहाँ पे आर्क है, चाप। ये AB यहाँ पे मेरा चाप है, और इस AB के द्वारा जो ये एरिया जो कवर हुआ है, इस एरिया को बोलूंगा मैं यहाँ पे सेक्टर या त्रिज्याखंड। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिज्याखंड है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, थोड़ी देर पहले बताया था, जीवाखंड। जो चौड़ के द्वारा जो एरिया कवर होता है, जीवा के द्वारा जो एरिया कवर होता है वो जीवाखंड होता है, और त्रिज्या के द्वारा जो एरिया कवर होता है वो त्रिज्याखंड सेक्टर होता है। तो मैंने आपको ये दोनों चीज बताई है। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में एक शब्द लिखा आता है आपका वृत्तखंड लिखा आता है, या आप इसको सेगमेंट बोल सकते हो। तो एग्जाम में कई बार लिखा आता है, तो हमको वहाँ पे एग्जाम में ये देखना होता है कि ये वृत्तखंड ये इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। वो एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वृत्तखंड आपकी इसकी बात कर रहा है या फिर इसकी बात कर रहा है। ये आपको खुद को देखना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, ये वृत्तखंड आपको इसको भी दिखाता है और वृत्तखंड आपको इसको भी दिखाता है। तो एग्जाम में कई बार सिर्फ वृत्तखंड लिख देता है एग्जामिनर, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि ये वृत्तखंड आपका त्रिज्याखंड है या जीवाखंड है। तो अब देखिए यहाँ पे अब एक त्रिज्याखंड का एरिया कितना होता है, तो ये सब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जैसे अगर आप एरिया निकालना चाहो त्रिज्याखंड का एरिया कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री में इनका एरिया वेरिया नहीं पूछता, तो मेंसुरेशन में इनका एरिया निकालना होता है। तो जैसे मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका एरिया भी निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे त्रिज्या की बात करें, हम आज सिर्फ आर्क के बारे में पढ़ेंगे, चाप के बारे में। तो चाप की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो देखो यहाँ पे चाप की पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी कि किसी भी चाप या आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण सर्कमफेरेंस पे बनाए गए कोण का दुगुना होता है। कि जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये आपका एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, और ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। तो ये ए भी मेरा क्या है यहाँ पे चाप है, इस वृत्त पे ये ए भी मेरा क्या है यहाँ पे चाप है, एक आर्क है। और इस आर्क के द्वारा ये ओ पॉइंट पे इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस केंद्र का सेंटर पॉइंट ओ है, इस पे कोण बनाया गया है मेरे ये। तो जो ये कोण होगा इसी आर्क के द्वारा इस सर्कमफेरेंस पर जो ये कोण बनाया गया है, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा आपका 2 थीटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण उसके केंद्र पर बनाया, उसके सर्कमफेरेंस पर बनाए गए कोण का कितना होता है आपका दुगुना होता है। अब देखिए यहाँ पे दुगुना क्यों होता है, हम ये चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए दुगुना क्यों होता है, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ ये इस तरह से, और ये आपका चाप ले लिया मैंने ए और बी, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से ये। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये दुगुना क्यों होता है, कैसे इसको हमें प्रूव करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ जो कि इनका एंगल बाई सेक्टर है, इसका भी एंगल बाई सेक्टर है और इसका भी एंगल बाई सेक्टर है, ये वाली लाइन। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट ले लेता हूँ। तो ओ से सी और ओ से ए ये दोनों लाइन आपकी बराबर है क्योंकि रेडियस है। तो अगर ये आपको माना कि एक्स है तो ये भी कितना होगा आपका एंगल एक्स होगा। इसी तरह से ओ सी लाइन और ओ बी लाइन ये दोनों बराबर है, तो अगर ये मेरा एंगल वाई है तो ये एंगल क्या होगा मेरा वाई होगा। और आपको पता है ट्रायंगल ओ ए सी में ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण होगा। और बाह्य कोण क्या होता है आपके सामने के जो अंतःअभिमुख कोण इंटीरियर एंगल, इन दोनों का क्या होता है यहाँ पे सम होता है। तो ये आ जाएगा आपका 2x। इसी तरह से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का सम आ जाएगा 2y।
तो मैंने देखा यहाँ पे कि ये कितना आ गया आपका 2x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 2x प्लस वाई। तो और ये कितना आपका x प्लस वाई है, तो मैंने देखा कि x प्लस वाई का दुगना 2 इंटू एक्स प्लस वाई ये आपका आ गया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि केंद्र पर बना कोण या सेंटर पर बना एंगल आपका सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर बने एंगल का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो आपका अगला पॉइंट है आपका कि किसी भी आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बने कोण का दुगना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये आपका एक सर्किल है और ये आपका सेंटर पॉइंट है O, और ये आपका A और B, ये आपका आर्क है चाप। तो देखिए इसी चाप के द्वारा रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे ये माना कि आपका एंगल बना हुआ है यहाँ पे कितना थीटा, ये आपका एंगल थीटा बना हुआ है। तो ये एंगल कितना होगा आपका 2 थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा आपका 2 थीटा होगा। अब जैसे अगर आप बात करते हो कि सर ये 2 थीटा कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे कि 2 थीटा कैसे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताइए कि ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर ली, तो जैसे अब देखो यहाँ पे मुझे पता है, जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ सी पॉइंट, तो ये ओ सी और ये ओ बी, ये दोनों क्या यहाँ पे बराबर है। तो ओ सी और ओ बी दोनों बराबर है, और जैसे और मुझे पता है ये ओ सी और ये ओ ए, ये दोनों भी क्या यहाँ पे बराबर है। ओ सी और ओ ए ये दोनों ही बराबर है। तो जैसे मैं अभी इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ओ सी और ओ ए दोनों बराबर है। अगर ये एंगल आपका x है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका x होगा। ठीक है, और ये एंगल मैं यहाँ पे थीटा मान के चलता हूँ, ये x हो गया, ये x हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको पता है कि OC और OB दोनों बराबर है। जब ये एंगल यहाँ पे x और थीटा कोण बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका यहाँ पे x प्लस कितना होगा आपका थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा आपका x प्लस थीटा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, जब अब ये वाला कोई एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल, अगर मैं इस वाला एंगल की बात करूँ मैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे यहाँ पे, ये वाला एंगल होगा मेरे यहाँ पे ये x प्लस थीटा और ये थीटा, इन दोनों का क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे सम हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे x प्लस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोण कितना यहाँ पे y है, यहाँ पे एंगल कितना आपका यहाँ पे y है। तो अब देखिए, और यही वाला कोण अगर मैं बात करूँ तो यही वाला कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल की दृष्टि से देखें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और ये वाला एंगल अगर मैं इस ट्रायंगल की दृष्टि से देखूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, और ये x प्लस थीटा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये P पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल P पर ये वाला इस ट्रायंगल की दृष्टि से इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे थीटा प्लस x प्लस थीटा। और इसी पॉइंट P पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की दृष्टि से देखूं तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई, दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। तो x से x कट जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे y। तो मुझे पता है कि जो ये y होगा इस चाप के द्वारा जो ये एंगल थीटा बना हुआ है, इसका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 थीटा दुगना हो जाएगा। यही आपकी थ्योरी थी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी भी आर्क के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण रिमेनिंग सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर बने कोण का कितना होता है दुगना होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ये आपका ए और बी ये चाप है, ए और बी चाप है, इसके केंद्र पर ये बना कोण, जैसे ये अगर 2 थीटा है तो इसी चाप के द्वारा
ये इसी चाप के द्वारा, अगर ये थीटा बना हुआ है तो ये कितना होगा, इसका दुगना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर चाप की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर चाप, जैसे ये माना कि आपका वृत्त है, सर्किल है, और मैं सिर्फ एक चाप लेकर बात कर रहा हूँ, ए और बी। किसी भी एक पर्टिकुलर आर्क या चाप के द्वारा उस सर्किल की रिंग, उस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बने सारे कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे ये थीटा है, अगर मैं यहाँ से ये कोण बनाऊंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये कोण बनाऊं तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस चाप के द्वारा इस सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर मैं जितने भी एंगल बनाऊं, सारे के सारे एंगल मेरे क्या होंगे, ये बराबर होंगे। सारे के सारे एंगल क्या होंगे मेरे, ये बराबर होंगे। तो ये आपका पॉइंट है कि एक ही किसी भी सर्किल की एक चाप के द्वारा उस सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे आप जितने भी एंगल बनाओगे, सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि मैंने आपको बताया था कि सर्किल की डायमीटर क्या होती है, मैक्सिमम चौड़ होती है। किसी भी सर्किल की अधिकतम जीवा की लंबाई उसका व्यास कहलाती है, और जो व्यास होती है वो मैक्सिमम चौड़ होती है। और जो मैक्सिमम चौड़ मतलब अधिकतम जीवा, वो किसी भी सर्किल के केंद्र बिंदु से होकर निकलती है। जैसे ये आपका एक सर्किल है और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है, तो ये ए और ये क्या होगी, आपकी बी होगी। ये ए और बी होगी, तो ये ए और बी, यही आप क्या कह लो, इसको मैक्सिमम चौड़ कह लो, या आप इसको क्या कह लो, इसी को आप क्या कह दो, यहाँ पे डायमीटर कह दो, मतलब व्यास कह दो, ठीक है ना। या तो आप इसको मैक्सिमम चौड़ कह दो या फिर आप इसको व्यास कह दो। तो मेरा कहने का मतलब, बताने का यहाँ पे ये मोटिव है कि किसी भी सर्किल की डायमीटर के द्वारा उस सर्किल के सरकमफेरेंस पे बने किसी भी पॉइंट पर बना एंगल आपका 90 डिग्री होता है। मतलब जो ए बी आपका जो ये डायमीटर है या मैक्सिमम चौड़ है, इसके द्वारा इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी कोण बना रहे हो, ये कोण क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। ये कोण एंगल क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा है 90 डिग्री? आपको पता है कि सेंटर पर बना एंगल, इस सेंटर पर बना एंगल कितना आपका 180 है। इस सेंटर पर बना एंगल 180 है। तो इस ए बी के द्वारा इस किसी भी सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर बना एंगल, इसका क्या होगा, 180 का कितना होगा, आधा होता है, मतलब 90 डिग्री होगा। या आप ये कह सकते हो ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। या आप ये भी कह सकते हो ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। या फिर आप ये कह सकते हो तो ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम चौड़ या व्यास के द्वारा सर्किल सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर बना एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अगला पॉइंट, जैसे इसमें अब इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है, और उस कंसेप्ट पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, मात्र सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था। लेकिन अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर होता है तो वही उसको 2 सेकंड में कर देगा, बाकी तो सब इसमें दिमाग लगाते रह जाएंगे। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सर्किल की जो व्यास है या डायमीटर है ए बी, इसके द्वारा सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर बना एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ होता है। तो आपको पता है कि ओ से ए तक आप जाओगे तो ये क्या कहलाएगी आपकी रेडियस, और ओ से बी तक जाओगे ये भी क्या कहलाएगी आपकी रेडियस। और इस ओ से इस सरकमफेरेंस के जो इस सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर आप जाओगे तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पे रेडियस कहलाएगी। तो आपको पता है ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना हो गया मेरे यहाँ पे त्रिज्या आर हो गई। मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए मेरे बराबर हो गए। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि, और यहाँ पे एक कोण कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे एक कोण
ये दे रखा आपको 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या आपका राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। क्या ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये क्या आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। और ये जब समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रूव हो गया कि क्योंकि एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट निकल के ये आता है कि जैसे माना कि आपका कोई राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है AB और C, ये आपका एक राइट एंगल है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो समकोण वाले शीर्ष से मतलब A से आप सामने वाली भुजा BC पर एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन इस BC को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी A और ये D पॉइंट हो गया और इसने 2 बराबर भागों में बांटा, इसको 2 बराबर भागों में बांटा। तो मैंने देखा यहाँ पे कि CD बराबर BD, ये दोनों बराबर है, CD बराबर BD और एंगल A बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, एंगल A बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे 90 डिग्री। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जब एंगल A बराबर 90 डिग्री और ये दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ जो AD भुजा होगी वो भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर माना कि आपको ये टोटल आपको यहाँ पे कितना दे दिया, 10 दे दिया, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ पे एक एंगल आपको अगर 90 डिग्री दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ आपसे पूछेगा कि AD की लेंथ क्या होगी। तो AD की लेंथ कितनी होगी दोस्तों, 5 ही होगी। 2 सेकंड क्वेश्चन था। या फिर इस पे एक और भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, पहले तो आप ये देखो कि ये और ये क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो कि जैसे C पॉइंट पर आप 90, चलो मैं इसके यहाँ पे ये पॉइंट C रख देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे A पॉइंट रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल और C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल दोनों के दोनों सेम है। बस यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और मैंने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। उम्मीद आप समझ गए। अब इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि आपको ये दे दिया और एक एंगल ये दे दिया 90 डिग्री, और आपसे पूछ लिया कि बताइए CD की लेंथ क्या होगी। तो CD की लेंथ हमने निकाल दी 5। दूसरा क्वेश्चन जो इस पर आता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे कि माना कि आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ABC क्या आपके यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन ये आता है, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन आपको ये आता है कि जैसे A B और C ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो इसके बाद और इसमें 2 भुजाएं बराबर दे दी आपको AC और BC, 2 भुजाएं बराबर दे दी AC और BC, ये दोनों भुजाएं आपको क्या दे दी, यहाँ पे बराबर दे दी। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे जैसे मैं इसमें कहा है कि AC को, कि इसमें कह रहा है कि ये AC को D पॉइंट तक आगे बढ़ाया, D पॉइंट तक क्या करा इसने, आगे बढ़ाया। तो देखिए यहाँ पे इसने AC को D पॉइंट तक आगे बढ़ाया। इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये D पॉइंट तक इसने इसको आगे बढ़ाया और फिर इसने BD को मिलाया, BD को मिला दिया इसने। तो मैंने इसको यहाँ पे B और D को मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको मिला दिया यहाँ पे। और सवाल में दे रखा है इसने इतना कर दिया। अब सवाल में कह रहा है कि AC बराबर CD, AC बराबर CD, AC बराबर CD है, AC बराबर CD इसने कह दिया कि मतलब A से C तक, तो C से D तक जो इसकी लेंथ है वो A से C तक के बराबर है। तो आपसे पूछ लिया कि मुझे बताइए कि एंगल B बराबर कितना होगा। तो आपको पता है कि AC और BC ये दोनों पहले से ही बराबर दे रखा है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसके बाद जो इसने A से AC को जो इसने D तक आगे बढ़ाया वो AC के बराबर ही CD लेंथ इसने
ड्रॉ करें यहाँ पे, तो सी डी भी इसके बराबर हो गई, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों बराबर हो गई, तो एंगल भी कितना होगा, तो एंगल भी कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे एंगल भी आएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, एंगल भी कितना आएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। सेम टू सेम यही थ्योरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पे इससे आपको ये क्वेश्चन बन सकता था और ये क्वेश्चन बन सकता था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक छोटा सा कंसेप्ट था, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। बस अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कुछ नहीं है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे, और नहीं पता तो आप इसके ऊपर निकालते ही रह जाओगे। आंसर तो निकलेगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर्किल का इंट्रोडक्शन ही था, सर्किल के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी आर्क के ऊपर मैं 2 अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। वो 2 क्वेश्चन से आपका बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने आर्क तो हमने पढ़ा, फिर इसके बाद हम जीवा चौड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।